Students, today we are going to discuss the chapter number 5 of mathematics of class 10. The topic is arithmetic progression. In this chapter, we will discuss about what is arithmetic progression, where it is used, and why we learn this topic. Also, we will discuss the further types of AP. Yeah, basically, we can say that how many types of progressions or how many types of sequence and series. Also, this is a part of sequential series. We will study it in our further classes. In this chapter, we will discuss the mainly two terms. First of all is the sum of terms and the finding the value of terms. Without wasting your time, let us start the chapter. First of all, हमें इस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं. आखिरकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी होता क्या है. अगर बात करें तो एपी सिंपल एक वर्ड में अगर देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक का मीन्स आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को मालूम हुआ. अरिथमेटिक मीन्स ये ऐसा कोई पार्ट जो कि न्यूमरिक हो या नंबर से रिलेट करता हूं. सिंपल वर्ड में कर सकते हैं अरिथमेटिक मींस न्यूमरिक. बात करते हैं यहाँ पे जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि सिंपली बात करें तो अरिथमेटिक मींस वहां पे देखने को मिलता है कि वैसा कोई भी मैथमेटिकल पार्ट्स जहां पे नंबर रिलेट करता हूं. तो बात करें यहाँ पे भी तो ये कहीं ना कहीं न्यूमरिक रिलेटेड एक सीक्वेंस निकल के आता है. अब भाई सीक्वेंस क्या होता है ये तो बताया नहीं. तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या बताता है कि एक ऐसा प्रोग्रेशन या एक ऐसा सीक्वेंस जो नंबर से रिलेटेड हो और जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा. अब एक नया टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है. नाम ले लो, मैथ पूरी तरह से नाम से रिलेटेड है. नाम आता है समझ में, सब कुछ आता है समझ में. तो दैट मींस कर सकते हैं यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन मतलब क्या होगा, इक्वल. दैट मींस हर जगह सामान्य हो. डिफरेंस मतलब घटाओ या अंतर. दैट मींस अगर एक ऐसा सीक्वेंस जिसके बीच का जो डिफरेंस हो वो एक जैसा हो तो उस सीक्वेंस को हम लोग एपी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बचपन से हम लोग कुछ लोग रीजनिंग का पार्ट पढ़ते आ रहे हैं. तो रीजनिंग की बात ही करें तो रीजनिंग में आता था क्या कि एक सीक्वेंशियल सीरीज से क्वेश्चन आता था. भाई ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 11 हो गया. तो नेक्स्ट भाई पार्ट कौन सा होगा. सिंपल सी बात है. उस समय भी हम लोग बना लेते थे, अभी भी बना लेंगे कि नेक्स्ट जो होगा वो 14 होगा. क्यों? अरे भाई सबका तो कॉमन डिफरेंस सेम है. सबका कॉमन डिफरेंस सेम है. सब में +3 हो रहा है. सब में +3 हो रहा है यानी कि सबके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर जो है वो 3 का है. और यही कारण है कि कह सकते हैं कि ये नंबर जो है एपी में. तो अब बोलेंगे कि रीजनिंग में तो ये आता था तो ऐसे बता सकता था 2, 5, 9, 14, 20. अगला क्या होगा. तो भाई ये भी तो हम कहते हैं कि 27 होगा. तो क्या ये एपी में नहीं है? नहीं, ये एपी में नहीं है. क्यों भाई? ये सीक्वेंस का पार्ट है. नो डाउट ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं. लेकिन मैंने क्या बताया कि ऐसा सीक्वेंस जो कि न्यूमरिक हो और जिनके बीच के कॉमन डिफरेंस का सेम, ये जो बीच का कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, वैसे प्रोग्रेशन को या वैसे सीक्वेंस को हम लोग एपी के अंदर कंसीडर करेंगे. जैसे यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ पे तो 3 हो गया, यहाँ पे फिर 4 हो गया, भाई यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया. कोई भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. कैसे मानेंगे भाई ये एपी है? और ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है. अगर कभी कोई पूछ ले कि आपको कैसे मालूम है कि भाई ये टर्म एपी में है, तो सिंपल से बताना कि एक शर्त है. उन्होंने बताया था क्या कि कोई भी नंबर एपी में तभी होगा जब उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा. बस यही सोचे चलना. और अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाते हैं तो आपके पहले एक्सरसाइज का अप्रॉक्स क्वेश्चन जो होगा वो इसी कंसेप्ट से निकल जाएगा कि हाँ एपी क्या होता है. तो कॉमन डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस निकल गया, एपी निकल जाएगा. उसी तरह से कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है. सपोज कर लो कि क्वेश्चन दे दिया, एक है ये √2 है, फिर दे दिया √8 है, √2,
√8 रूट दे दिया 18 √32 √50। तो भाई ये एपी में है। अब वो सब देखेंगे तो भाई ये 2 है, 8 है, 6 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, फिर 14 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, कहां से एपी में है। लेकिन अगर एक दूसरे तरह से हम देखें तो भाई ये √2 है, चलो इसके आगे 1 √2 लिखा हुआ है, इसको अगर तोड़ेंगे ये 2 √2 के फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये 3 √2, ये 4 √2, ये 5 √2, घटाएंगे तो फिर से सब में √2 का डिफरेंस है, और ये √2 का डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। इसका आंसर कर सकते हैं कि भाई हाँ ये एपी में है। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, मे बी शायद आप लोगों ने देखा हो, ना देखा हो, आगे आप लोग देखेंगे। बात करते हैं यहाँ पे एपी में। सबसे पहले हमने क्या बताया कि एपी क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो डील करता है किसके लिए, तो नंबर्स के लिए और उनके सीक्वेंस के लिए, वैसा सीक्वेंस जिसमें उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। बस एपी में स्टार्टिंग में वो यही चाहिए। पहला एक्सरसाइज बस इतना ही करता है, बन भी जाएगा। चलिए बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है फाइंडिंग एन टर्म्स। अब अगर इस टॉपिक की बात करें फाइंडिंग एन टर्म्स में, सपोज करो कि वही सीक्वेंस लेते हैं, ये 2 था, ये 5 था, ये 8 था, ये 11 था, सो ऑन हो गया, ये कंटिन्यूअसली जा रहा है। कोई पूछ ले कि इसी सीक्वेंस का 25th टर्म कौन सा नंबर होगा। सपोज करो कि कोई पूछ ले कि इसी सीक्वेंस का 25th टर्म क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे क्या कि हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड 25th टर्म ऑफ दिस एपी। और एपी हम कैसे काटेंगे, एपी देखिए सब कॉमन डिफरेंस सेम है, भाई एपी में है। तो यहाँ पे अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए अगर ध्यान से देखें, सपोज करो ये क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं हम लोग ए, इसको करते हैं सेकेंड टर्म, दैट मींस कर सकते हैं ये मेरा हो गया क्या, ये इसको a प्लस डी कहते हैं सेकेंड टर्म को। आगे हम लोग बात करेंगे क्यों करते हैं। यहाँ पे सेकेंड टर्म a प्लस डी हो गया, और d जो हो गया ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। d निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला कर सकते हैं कि d इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा। a2 यहाँ पे कर सकते हैं सेकेंड टर्म कर रहे हैं, ये जो सेकेंड टर्म होगा उसको अगर फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। आगे बात करते हैं 25th टर्म की। तो 25th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमको 2 टर्म निकालना होगा। 2 टर्म निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो पहला तो a हो गया, दूसरा निकालने के लिए a प्लस डी कर रहे हैं। चलो तीसरा निकालते हैं, तो क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे, ये नहीं होगा। ये d का वैल्यू 3 था, तो 3 प्लस 2 6 और 6 प्लस 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 2 8 हो रहा है। दैट मींस ये एक सीक्वेंस निकल के आ रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या निकालना था, a3 निकालना था, a3 इक्वल टू a प्लस 2d हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सेम तो यही आ रहा है। और यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है पहला कि अगर an निकालना हो तो कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर ये फर्स्ट टर्म से निकालना हो तब, अगर लास्ट टर्म से निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। तो वहां पे निकालने के लिए क्या करते हैं, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूला निकल के आए, इसका हम लोगों को आगे यूज करना है इस वाले टॉपिक में। क्या करना है कि इन दोनों फॉर्मूलास का यूज करना है। सपोज करो एक क्वेश्चन हमने भी देखा, इसका अगर वैल्यू निकाला, इसका अगर कहें कि आंसर निकालना था, सपोज करो क्या था, a इक्वल टू 2 था, b इक्वल टू 3 था, n इक्वल टू कहा गया कि 25th टर्म निकालना था, n का वैल्यू 25 दे दिया। निकालना क्या भाई, an निकालना है, an दैट मींस
वैल्यू ऑफ 25th टर्म कर सकते हैं, या कर सकते हैं A25 निकालना है हमको। A25 इक्वल टू व्हाट? अब अगर इसको देखें भाई ए एन के जगह पे 25 होगा तो A25 निकाल रहे हैं, तो A25 इक्वल टू 2 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 3 करेंगे, तो डी की वैल्यू 3 है। अब 2 प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24, 24 इंटू 3, 24 3 जा 72, 72 प्लस 2 74। दैट मीन्स मेरा आंसर जो हो गया वो 25th टर्म जो होगा वो 74 हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड सारा क्वेरी जो होगा वो बस इन्हीं फॉर्मूलाज पे निकल जाना है और कुछ नहीं करना है। अब यही चीज अगर हम समझते हैं, चलो ये तो हो गया कि स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं सर, आपको आता होगा, बना दिया, बात खत्म हो। अगर हम पूछें कि लास्ट से निकालना तो कैसे बनाएंगे, इसी सीक्वेंस को ले लेते हैं। अब बोले अब आपको दिखाने के लिए हम 4-5 ही टर्म लिख रहे हैं ताकि आप खुद से वेरीफाई हो जाओ और समझ लो कि हाँ सर सही बताएं। 2 5 8 11 14 5 टर्म्स लिखे ना। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है। क्या कर रहे हैं इसमें? लास्ट से थर्ड टर्म। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से थर्ड टर्म निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लास्ट टर्म को लेते हैं। एल कितना है? 14 है। डी देखेंगे, डी अभी भी सेम है, 3 होगा। और निकालना क्या है? एन का वैल्यू कितना है? तो 3 है। एन का वैल्यू 3 है। अब क्या निकालना है हमको? ए एन निकालना है, या कर सकते हैं ए थर्ड फ्रॉम लास्ट, दैट मीन्स लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? तो भाई ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को पुट करना है, तो A3 इक्वल टू, यहाँ पे सीक्वेंस भी यहाँ लिख देते हैं आपकी सहायता के, 2 5 8 11 और 14 यही लिखा था ना सीक्वेंस। अब A3 इक्वल टू क्या था? 14 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 3 करेंगे। 14 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो? 2, 2 इंटू 3 6, दैट इज 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 हो गया। अब ये हम देखते हैं लास्ट से थर्ड टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है। दैट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारा दोनों फॉर्मूला सही है और दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। आप लोग से कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, या सिंपल में कहें कि अगर आप लोग तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको आज से कल तक में ये चैनल पे आ जाएगा। थैंक यू।